इनकी भाभी जाती हैं खाना देने। 2 मिनट में वो चीखें मारती हुई बाहर आती हैं। जब बाहर आती हैं अपने हस्बैंड को गले से लगा के ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती हैं, क्योंकि जब सामने नज़ारा देखते हैं ना सभी घर वाले, हरी अपने बेड पर बैठा हुआ था, नॉर्मल बात है, लेकिन उसके मुंह में छिपकली थी। क्या था छिपकली, लिजर्ट मुंह में? अब वो सबको देख के बड़े अजीब से तरीके से मुस्कुरा रहा था, और उनके देखते ही देखते मुझे बोलने में भी घिन आ रही है। खा क्या? हाँ, कमरा बंद किया जाता है। अब कमरे से काफ़ी ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई दीवारों को पीट रहा है, दरवाजे को पीट रहा है। लेकिन उस घर में सिर्फ हरीश हुआ था उस दिन, बाकी सारे जाग रहे थे। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है और पैरानॉर्मल प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है जिसको आप भूत समझ रहे हो वो कोई दिमाग की दिक्कत हो, और हो सकता है जैसे आप दिमाग की दिक्कत समझ रहे हो वो कुछ और हो। दिल तो वैसे ही बदनाम है, सब कुछ करता दिमाग ही है। हाँ करेक्ट, ये तो है। वो कुछ ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो चुका है, ज़्यादा ही अपने आप में रहता है। पहले तो मेरे साथ हंस के बात कर लिया करता था, लेकिन अब वो भी नहीं। फिर भी कुछ देर तक फुट ट्रेल्स को फॉलो करने के बाद उसको मिलता हरी। लेकिन अब जो हरी है ना, वो उसको कहाँ पे मिलता है जिसके बारे में कभी उसने सोचा नहीं होगा। हरी लटका हुआ था पेड़ से, उल्टा उल्टा लटका हुआ है? न्यूड, बिल्कुल न्यूड। एक महंगी चीज़ ले रहे हो तो उसको आप अच्छी तरीके से जांचो, परखो, फिर उसके बाद आप उसको लो। अमित समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या गया। कुछ समय बाद 2 लाशों को बाहर निकाला जाता है। उस पर कपड़ा ढका हुआ था तो वो सफेद कपड़ा, लेकिन वो उनके खून से तरबतर हुआ था। गाड़ी गैरेज में लगी है, वो बिल्कुल सुनसान जगह है। उसके पास एक शमशान है, बड़ा सा बरगद का पेड़ है। हेलो, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे साथ फिर से सुनील आए हैं, नरेट बाय सुनील से, जो आज हमारे को ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद आप भी सोचोगे क्या ये पॉसिबल है। हाय सुनील, वेलकम। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, मुस्कान। थैंक यू सो मच यहाँ वापस आने के लिए और दोबारा से हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए। लास्ट टाइम भी व्यूअर्स को आपकी स्टोरीज काफ़ी पसंद आई थी। हाँ, वो किस्से थे बेसिकली। हाँ, तो आई एम श्योर कि आज भी आप बहुत सारे ऐसे किस्से लाए होंगे जो सबको सुनने में मज़ा आएगा। तो आप बताइए कि आज क्या है हमारे लिए। है तो बहुत कुछ। वैसे मैं सोच रहा था, अभी हमारी बात हो रही थी ना कि जो आपके पॉडकास्ट पे गुंजन मेहरा जी आए थे, जी जी। तो आपकी डिस्कशन काफ़ी अच्छी हुई थी। मैंने सुना आपका पॉडकास्ट। हाँ हाँ क्या हाँ। सीखने को मिला आपको? एक्चुअली वो पॉडकास्ट ऐसा था जो वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट में से मैं कंसिडर करूँगी, बट समहाउ शायद वो लोगों को उस डेप्थ पे अच्छा नहीं लगा जिस पे मुझे लगा। गुंजन मेहरा सर जो है वो काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, उसके साथ साथ वो काफ़ी अच्छे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी हैं, और उन्होंने मुझे जो भी चीज़ें बताई, मैंने उनके साथ इनफैक्ट एक लाइव कुंडली सेशन भी करा था जहाँ पे मैंने उन्हें अपना बर्थ डेट वगैरह बताया था, और उन्होंने मुझे लाइव कुंडली डीकोड करके बताई थी कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, एंड सरप्राइजिंगली सब कुछ सच था। सो आई रियली लव दैट पॉडकास्ट, एंड वही मैंने देखा कि आपके पॉडकास्ट पे भी सिमिलर हुआ था जहाँ पे उन्होंने लाइव कुंडली सेशन करा था, विच इज़ अमेजिंग। आई थिंक आप भी बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा अच्छा था एक्सपीरियंस, लेकिन मैं ना एक चीज़ नोट कर रहा था जब आपके साथ पॉडकास्ट हुआ था, कि एक किस्सा है जो मैं को रिलेट कर पा रहा था कि अभी हमने उनकी बात क्यों की। व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि भाई पॉडकास्ट हमारा आपका है, हम गुंजन मेहरा जी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये कड़ियाँ होती हैं जुड़ी होती हैं एक दूसरे से। अब ना, जो ये किस्सा है ये बताता है कि चलते फिरते, या फिर कह सकते हैं कि कई बार हमारा किसी से ताल्लुक़ नहीं होता और हम पकड़े जाते हैं, मतलब इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में एंटिटीज़ जकड़ लेती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम खुद इनकी तरफ जाएं, है ना। अब जो ये हीलिंग की बात कर रहे थे, है ना, मेरा मेरा जब उनके साथ नेक्स्ट टाइम होगा ना पॉडकास्ट, तो फिर मैं उनसे बात करूँगा कि जब इंसान खुद ही हरकत करे। अब बात हो रही थी ना ऑफ द कैमरा, तो मेरे दिमाग में एक किस्सा आ रहा था। अब किस्सा जो है वो है हरी का किस्सा। तो जो हरी है ना, ये उन लोगों में से एक है जो जिसको ऐसे पॉडकास्ट सुनने चाहिए। अच्छा, ओके। आई होप वो ठीक हो अब, क्योंकि जब तक लास्ट अपडेट था तब तक तो उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, है क्यों, ना। उन पे कुछ मतलब किसी ने कुछ भूत प्रेत का करवा रखा था? ओ, पता है किसने किया था? किसने? चलो, किस्सा शुरू हो ही चुका है तो बताइए अब पता बताइए। लगेगा। अब राजन है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि बात हरी की हो रही है तो राजन कहाँ से आ गया। करेक्ट। लेकिन ये भी एक किस्से का किरदार है। राजन को उसके फूफा जी की कॉल आती है कि बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है। राजन कहता है जी बताओ क्या है। कहता है कि हमें ना किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो एक दिन एक रात के लिए क्या हरी आपके घर रह सकता है। तो राजन कहता है जी बात ही नहीं कोई भी, फूफा जी ये पूछने वाली बात है। अरे मेरा भाई है, आप फूफा जी हैं, जितने मर्जी दिन रहे।
तो फूफा जी कहते हैं नहीं बेटा तुझे पता ही है थोड़ा सा उसका चल रहा है कुछ ऐसे। तो राजन कहता है कि नहीं नहीं मेडिसिन वगैरह चल रही होगी तो कोई बात नहीं है, ऐसी भी क्या बात है, आपके घर में नहीं रहता क्या? तो ऐसा क्या चल रहा था कि वो मेडिसिन ले रहा था? अब तो जब वो घर आएगा तभी पता लगेगा, अच्छा, है ना। ओके। अब मेडिसिन चल रही है तो नेचुरली बात है कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम होगी, कोई पैरानॉर्मल तो होगी नहीं। अब हरी आता है एक जेंटलमैन, जो ये राजन है ये भी मैरिड है, इनके बड़े भाई भी मैरिड है, घर पे बड़े भाई ये इनकी फैमिली मतलब इनके माता पिता, बड़े भाई उनकी वाइफ। तो जब हरी आता है तो पहली बार ये हरी से मिलते हैं फॉर्मली, मतलब शादी वगैरह पे भी आया होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारे ही परिवार में ये चीज़ थी कि हरी की जो मानसिक स्थिति है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, उसकी वजह से कोई या कहें कि मिलाना नहीं चाहता था, लेकिन अब इंसान खुद ही घर आ गया तो फिर तो भी मिलाना तो पड़ेगा। अब सारे दिन जो है वो किसी को ऐसा महसूस हुआ ही नहीं कि हरी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिससे उसको घर वालों से दूर रखा जाए या कोई उसको दवाई खिलाने की ज़रूरत है भी या नहीं। अब जैसे जैसे शाम हो रही थी ना तो हरी की जो तबीयत है थोड़ी सी अजीब सी हो रही थी, जो ख़ास तौर पर राजन और उसके भाई परिवार वाले ख़ास तौर पर महसूस कर रहे थे। वाइफ वगैरह तो अपना घर का काम कर रही थी। रात का समय होता है, रात के समय में सभी खाने के लिए बैठते हैं, हरी नहीं होता, हरी अपने कमरे में होता है। तो पूछा जाता है भाई हरी कहाँ पे है, तो कहता है कि नहीं वो आएगा नहीं। तो राजन कहते हैं तो आप ऐसा कीजिए उसके घर में उसके कमरे में ही आप दे आएँ खाना। अब इनकी भाभी जाती हैं खाना देने, 2 मिनट में वो चीखें मारती हुई बाहर आती हैं। तो जब बाहर आती हैं अपने हस्बैंड को गले से लगा के ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती हैं, क्योंकि जब सामने नज़ारा देखते हैं ना सभी घर वाले, ना ही सिर्फ उसकी वाइफ वाइफ तो उसका खाना देने गई थी, हरी की वाइफ, उसकी भाभी, भैया, माता पिता, हरी अपने बेड पर बैठा हुआ था, नॉर्मल बात है, लेकिन उसके मुंह में छिपकली थी। क्या था? छिपकली, लिजर्ट। मुंह में? हाँ। अच्छा। अब वो सबको देख के बड़े अजीब से तरीके से मुस्कुरा रहा था और उनके देखते ही देखते समझ आओ मुझे बोलने में भी घिन आ रही है। खा क्या? हाँ चलो आपने बोल दिया अच्छी बात है। मतलब पूछ रही थी मैं तो, ठीक है फिर। है ना। अब ये किसी आम इंसान की तो हरकत हो नहीं सकती, जो सारे दिन में सोच रहे थे कि हरी किसी से मिलता क्यों नहीं है, वो कौन सी मेडिसिन खा रहा है, आज उसकी हरकत से जवाब तो मिल गया सबको। अब वो जब ये छिपकली खाता है तो सभी इधर उधर वो मतलब ऊंची ऊंची चीखें मारने शुरू कर देता है। मेरे हिसाब से शायद इंसान अगर ऐसी कोई कीड़ा खाए तो मर ही जाता है, क्योंकि जहर होता है। कमरा बंद किया जाता है। अब कमरे से काफ़ी ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी, है ना, जैसे कोई दीवारों को पीट रहा है, दरवाजे को पीट रहा है। वो जल्दी से राजन जो हैं अपने फूफा जी को फ़ोन करते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। तो उनके फूफा जी विनती करते हैं कि प्लीज़ किसी तरीके से आज रात इसको रख लो, वो खुद ब खुद ही चुप हो जाएगा, खुद ब खुद ही शांत हो जाएगा, बस दरवाज़ा मत खोलना। हम वैसे भी सुबह आके लेने वाले थे, हम आके ले जाएंगे। कुछ देर बाद आवाज़ें जो हैं वो धीमी पड़ती हैं, है ना, फिर आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं। हरी सो गया था, लेकिन उस घर में सिर्फ हरी सोआ था, उस दिन सो रहा था, बाकी सारे जाग रहे थे इसी परेशानी में कि अगर हम सो गए और वो जाग गया तो फिर क्या होगा। हाँ। पर मेरा एक सवाल है, तो अगर ये ऑफ कोर्स ये कोई इंसान तो नहीं करेगा, मे भी हो सकता है उन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, बट अगर सच में कोई भूत प्रेत की बात है तो दवाइयों का क्या रोल है इसमें? उसमें दवाइयाँ तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो फिर वो किस चीज़ की दवाइयाँ थी? अगर मैं उसके परिवार में होता तो मैं दवाइयाँ भी जारी रखता, कि कभी कोई मेंटल प्रॉब्लम ना हो। हो सकता है वो भी, मतलब देखो जो ऐसी पैरानॉर्मल प्रॉब्लम होती है, अब मैं जितने भी पॉडकास्ट करता हूँ, जितनी भी किस्से कहानियाँ बताता हूँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि 99% मानो कि साइकोलॉजिकल इशू होता है। क्योंकि अगर हम पहली ही बार में किसी ऐसे ओझा के पास, किसी ऐसे बाबा के पास चले जाएंगे तो एक्सप्लॉइट होते रहेंगे ताउम्र, जो पिछली सदियों में हम होते रहे हैं। बिल्कुल आखिर में जाके ना, जब जहाँ पे लगे कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो लगता नहीं है देखने में कि कोई एक आम इंसान कर सकता है। जैसे मेरी एक थ्योरी है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी में और साइकोलॉजिकल इशू में, या पैरानॉर्मल इशू में और साइकोलॉजिकल इशू में एक बड़ा डिफरेंस होता है। किसी इंसान को कोई साइकोलॉजिकल इशू होता है ना, तो वो एक ही दिन में चेंज नहीं होता, वो धीरे धीरे चेंज होता है।
है ना। डिप्रेशन में जा रहा है तो ऐसे नहीं है कि रात को सोया सुबह उठा यार मैं तो डिप्रेशन में हूँ, उसको टाइम लगता है। साइकोलॉजिकल इशू होता है, कोई हेलुसिनेशन होती है, कुछ किसी चीज़ को देखकर गुस्सा आता है, तो वो धीरे धीरे होता है। लेकिन जो पैरानॉर्मल थिंग्स होती हैं वो ओवरनाइट टर्न हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसान जो है वो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है और वो अगले दिन एकदम से मांस खाने लग पड़ा है, तो उसको हम साइकोलॉजिकल कह ही नहीं सकते। ये बात तो है, बट पता है कुछ कुछ कंडीशंस जो मुझे लगता है उसके अंदर ऐसा होता है कि आप ओवरनाइट भी चेंज हो सकते हो, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है ना कि काफ़ी टाइम तक आप सप्रेस कर रहे हो अपने अंदर वो चीज़ें, और कोई एक चीज़ आपको ट्रिगर कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत टाइम से परेशान भी हो सकता है कि वो जो लास्ट आपके अंदर हिम्मत थी वो भी किसी एक परेशानी से टूट गई एंड फिर आप स्नैप कर जाते हो। बट ये पॉइंट मेरे को लगता है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है और पैरानॉर्मल प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है जिसको आप भूत समझ रहे हो वो कोई दिमाग की दिक्कत हो, और हो सकता है जैसे आप दिमाग की दिक्कत समझ रहे हो वो कुछ और हो। पर आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया ना कि ओवरनाइट चेंज हुआ लेकिन वो कई देर से सप्रेस हो रहा था। हाँ। अब वो कोई पर्सन कई देर से सप्रेस हो रहा होगा, किसी को तो नहीं, पर जो घर वाले उनको तो लक्षण नज़र आ रहे होंगे ना। एग्जाम्पल के तौर पे किसी पर्सन को एंगर इश्यूज है ना, वो एक पॉइंट पे आकर फूट पड़ा, लेकिन उसके एंगर इश्यूज जो पनपने शुरू होंगे उसके घर वाले तो महसूस करेंगे ना कि पहले तो नहीं ऐसा होता था, अब कैसे हो रहा, अचानक धीरे धीरे बढ़ के फिर एकदम चेंज हुआ। जैसे मैंने एग्जांपल नॉर्मल एग्जांपल दी कि एक इंसान जो बिल्कुल वेजिटेरियन है वो अगले दिन एकदम से नॉन वेजिटेरियन खाना खाने लग पड़े, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दिक्कत है। तो मैं जो इसके साथ हुआ या जो इसने किया हरी ने, उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ इस चीज़ के फेवर में हूँ कि जो उसकी मेडिसिन चल रही है ठीक चल रही है ना, वो चलती रहनी चाहिए। मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो भी साथ के साथ ही होते रहना चाहिए। ये तो है। लाइक आपने पहला पार्ट देखा होगा, क्या नाम था फिल्म का, भूल भुलैया का, तो उसमें दोनों चीज़ें चलती है ना एक साथ। राइट है ना। भूल भुलैया काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये बताने के लिए। पहला पार्ट जो था है ना, आमी तुम्हार। हाँ, नहीं काफ़ी अच्छी फिल्म थी, तो दोनों एपिक चीज़ें चलती है फिल्म ना। अब वो सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट पे चलते तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती थी, और अगर उसको दूसरी ट्रीटमेंट दी जाती तो वो मर जाती। दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ा, इसलिए वो ठीक हो पाई, चाहे फिक्शनल है लेकिन एक एग्जाम्पल है। हाँ, बट जैसे भूल भुलैया में क्या था कि उसको कभी पैरानॉर्मल था ही नहीं, उसने वो खुद से दिमाग में बना लिया था तो मेडिकली, पर उसको ऐसा रियलाइज करवाया गया कि हाँ तुम पे भूत प्रेत है और हम उसे नहीं, उठवा वो ऐसा देंगे। उसने खुद रियलाइज किया ना। हाँ, अब उस चीज को खत्म करने के लिए उसको ये रियलाइज करना पड़ा कि तेरे ट्रीटमेंट भी उस चीज से ही हो रही है। हाँ, मतलब वही कि हाँ। उसको पता ही था कि उसको फ्रंट एंड लगता है में जो ट्रीटमेंट हो रही थी वो पैरानॉर्मल के हिसाब से हो रही थी, बैक एंड में मेडिकल हो रही थी। मेडिकल के हिसाब से, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ये मेडिकल की ट्रीटमेंट है साथ के साथ चलती रहनी चाहिए। राइट। और वैसे भी हमारा ब्रेन एक ऐसा फ्रैजाइल चीज़ है कि आपको पता ही नहीं कि क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ट्रॉमा आता है, हो सकता है आपने अपने किसी लव्ड वन को खो दिया, हो सकता है आपके करियर में कोई दिक्कत हो सकता है आपके लव लाइफ में कुछ दिक्कत हो, आप उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते स्टार्टिंग में, बट फिर आपका ब्रेन उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहा है या कब वो स्नैप कर जाएगा आपको कुछ नहीं पता। हमारा ब्रेन जितना हम समझते हैं ना कि चलो छोड़ो इस पे क्या ध्यान देना है, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम फिजिकल चोटों को तो बहुत ज़्यादा वो करते हैं पर मेंटल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते अब तक भी, विच आई थिंक। दिल तो वैसे ही बदनाम है, सब कुछ करता दिमाग ही है। हाँ करेक्ट, ये तो है। तो अब हम चलते हैं किस्से की ओर, क्योंकि अभी नीचे जो कमेंट बॉक्स में गालियाँ एक से बढ़कर एक मिल रही होंगी कि मुद्दे पर वापस आओ। अब अगले दिन फूफा जी आते हैं। हरी जो रात को एक शैतान बना हुआ था, सुबह को फिर बिल्कुल बीबा बच्चा, पंजाबी में कहते हैं बीबा मुंडा बने आया है, बिल्कुल जैसे कि भाई जेंटलमैन, जैसे मैंने कहा था। उसको पता ही नहीं रात को कुछ हुआ उसके साथ, लेकिन जो बाकी घर वालों ने देखा था उसको कैसे भुलाया जा सकता है। अब उसको जब फूफा जी लेके जाने लगते हैं तो राजन कहता है फूफा जी ये हमारा जिगरी यार है, कज़न तो है ही है, भाई तो है ही है, हम एक साथ खेले हैं, है ना। ठीक है व्यस्तता रही है, अब शादियां हो गई हैं हमारी तो नहीं उतना समय मिल पाता, आप भी समझदार हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना हम इसकी चिंता नहीं है, इतना समय हो चुका है, हम बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहे नहीं, इसका कारण भी आप हो कि आपने बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहने दिया। मैं समझ सकता हूँ आपकी कोई गलती नहीं, जो हमने कल नज़ारा देखा है वो देख के हम महसूस कर सकते हैं कि आप इसको सबसे दूर रख क्यों रहे हो। लेकिन
कम से कम हमें बताइए तो सही कि ये हुआ क्या है, इसके साथ ही हुआ क्या। अब फूफा जी कहते हैं कि अभी तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं किसी दिन फिर आऊँगा। खैर वो उसको लेके चले जाते हैं। अब इंतज़ार हो रहा होता है उनके दोबारा आने का कि कब वो आएंगे और आकर वो सारी बात बताएंगे। फिर एक दिन आता फूफा जी का फ़ोन। हालांकि ये बीच में कई काफ़ी बार कहते हैं कि बताओ बताओ, शायद वो कहने से डर रहे थे, घबरा रहे थे, या उनको किसी बात की शर्म थी, कुछ भी था, लेकिन आखिर में मना लिया जाता है। अब फूफा जी आते हैं। फिर अब शुरू होता है वो पड़ाव इस किस्से का जहाँ से ये सब कुछ चीज़ों की शुरुआत हुई। हरी जो है ना वो बड़ा ही पढ़ाकू बच्चा था, है ना। उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तकरीबन वो सारे दिन किताबें पढ़ता रहता, अपने आप को कमरे में बंद रख के। टॉपर था, स्कूल का भी, कॉलेज का भी, यूनिवर्सिटी का भी। अब माँ बाप जो हैं उनको और क्या चाहिए कि उनका बच्चा पढ़ता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो हरी है ना वो सिर्फ पढ़ता तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी किताबें पढ़ रहा है जो उसको स्टडी में साथ दे रही हैं। वो कुछ ऐसी किताबें भी पढ़ रहा था जो उसको नहीं पढ़नी चाहिए थी। अच्छा। अब इस चीज़ का जो पता है वो कैसे लगा, इस चीज़ का पता लगा देव से। जो देव है वो फर्दर हरी का कज़न। अब जैसे मैंने कहा कि जो राजन है वो उसके हैं फूफा जी, है ना। तो जो देव है वो हरी की मासी का बेटा है, यानी दूसरी साइड से कज़न है। तो राजन और देव का कोई खासा लिंक है नहीं। देव ने हरी की किताबें देखी जो कुछ ब्लैक मैजिक टाइप से रिलेटेड थी किताबें, है ना। उसने शिकायत भी की अपने मौसा जी से, अपनी मासी से, लेकिन तब उसकी बातों को दरकिनार कर दिया गया। शायद इनके मन में ये जेलसी आई होगी कि भाई हमारा बच्चा पढ़ता बड़ा, ये शायद बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ ऐसा जो रिलेशन में टकराव तो था नहीं, काफ़ी प्यार था, लेकिन फिर भी आ जाता मन में। देव काफ़ी बार वार्न करता रहा कि मुझे इसके स्वभाव में तब्दीली नज़र आ रही है हरी के। वो कुछ ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो चुका, ज़्यादा ही अपने आप में रहता है। पहले तो मेरे साथ हंस के बात कर लिया करता था, लेकिन अब वो भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, अब बच्चों की बातों को इतनी जल्दी कौन माने। अब एक बार क्या होता है कि देव कुछ दिन रहने के लिए आता है हरी के घर। अब ये दोनों एक ही बेड, एक ही रूम में सोते हैं। हरी एज यूजुअल अपनी किताबें पढ़ता है, देव से कुछ ज़्यादा बात करता नहीं है, सो जाता है। एक दिन देव ये महसूस करता है कि हरी जो है वो रूम में है नहीं। वो इधर उधर देखता है, वॉशरूम जाता है, घर के आंगन में भी जाता है, लॉबी में जाता है, उसको कहीं देव नज़र नहीं आता। हरी उसको सॉरी नज़र नहीं आता कहीं। वो फिर ढूंढ ढांड के सो जाता है। कुछ देर बाद जब वो उठता है तो देखता है कि हरी तो है। अब जब ये रोज़ देखता है, रूटीन फॉलो करता है कि उसकी आंख लग जाती है जब उसकी नींद टूटती है, हरी होता नहीं है। कुछ समय बाद हरी होता। बातों बातों में पूछने की कोशिश करता है कि भाई तू होता नहीं है, कहाँ पे जाता है, लेकिन उसका हरी कोई मुकम्मल जवाब देता नहीं है। फिर देव एक बार प्लान बनाता है कि भाई आज मैं सोऊंगा, लेकिन सोऊंगा नहीं, एक्टिंग करूंगा। ये सोने की एक्टिंग करता है। कुछ 12-1 बजे के आसपास हरी उठता है और रूम से बाहर निकल जाता है। देव भी कुछ टाइम बाद रूम से बाहर निकलता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। वो घर से बाहर जाता है। इनका घर एक किसी गार्डन टाइप के पास था जहाँ पर काफ़ी घने पेड़ थे। कुछ देर बाद जो है हरी वो इनकी देव की आंखों से ओझल हो जाता है। फिर भी कुछ देर तक फुट ट्रेल्स को फॉलो करने के बाद उसको मिलता हरी। लेकिन अब जो हरी है ना वो उसको कहाँ पे मिलता है जिसके बारे में कभी उसने सोचा नहीं होगा। हरी लटका हुआ था पेड़ से, अच्छा। उल्टा, उल्टा लटका हुआ है। न्यूड, ओह। बिल्कुल न्यूड, आंखें बंद की हुई हैं। देव नज़ारा देखता है और उसकी चीख निकल जाती है कि ये क्या है। अब जैसे ही वो करता है उसकी आँख खुलती है, वो झट से नीचे गिरता है। नीचे गिर के जानवरों की तरह उसके पीछा करने लग पड़ता है। और उसका एक जैसे वो पंजा टाइप मारता है, उसकी पीठ पे पंजा लगता है। अब देव भागता भागता जल्दी से घर में सबको उठाता है, मौसा जी को, मौसी जी को, कि देखो ये हरी क्या कर रहा है यहाँ पे। वो कहते हैं कहाँ गया हरी। कहता भी ऐसे ऐसे हरी ने, मैंने उसको ऐसे देखा है। तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, अब हम अभी
अभी जाते हैं, हरी को देखते हैं। वो रूम में जाते हैं हरी के, हरी आराम से सो रहा होता है रूम में। अब उसके मौसा मौसी बड़े गुस्से से उसको देखते हैं कि ये क्या ड्रामा लगा के रखा है। तो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने ऐसे इसका पीछा किया और ये ऐसा ऐसा कुछ कुछ कर रहा था। मैंने आपको कहा ना कि ये कोई काले जादू में पड़ा, ये कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे शायद ये लैंग्वेज समझ आ रही थी, मैंने कहीं ये लैंग्वेज सुनी है। हाँ हाँ, ये अरबी लैंग्वेज है, ये पक्का कुछ जिन जुन की सिद्धि कर रहा है। हरी वहाँ पर आराम से सो रहा था। अब ये रूम से बाहर आपस में बहस करने लग पड़ते हैं। मौसा जी कुछ बोल नहीं रहे थे कि भाई रिश्ता तो मौसी के साथ पहले है, मैं बोलूँगा बाद में कोई बात हुई तो मौसा बदनाम हो जाएगा। मौसी थोड़ी सी ज़्यादा चिल्ला रही थी। अब बात करते करते अचानक उसकी दर्द उठती है देव के, अच्छा। जो उसको पीछे पंजा लगा था। कहता हाँ सच, ये देखो मेरे पे पंजे का निशान। वो निशान दिखाता, निशान था, खून निकल रहा था। तो मौसी कहते कोई जानवर का होगा, तो पता नहीं बाहर क्या करने गया था। फिर मौसा जी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, रुको ये निशान किसकी बात कर रहे हो। कहते हैं पंजा किसने मारा, हरी ने। वो धीरे से जाते हैं, हरी का हाथ उठाते हैं, उसके नाखून देखते हैं। उसके नाखून में मांस था, यानी कि पता वो चल जो गया। पंजा मारा था उसने ही मारा था। अब वो धीरे से बाहर आते हैं, लॉबी में जो ड्राइंग रूम होता है वहाँ पे बैठते हैं और मौसा जी रोने लग पड़ते हैं, क्योंकि उनको तो पता लग गया था। माँ शायद अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं, है ना, उनको पता लग गया था। अब सुबह होती है, हरी को बिठाया जाता है। हरी कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन देव जो कह रहा था वो सबको पता लग गया था कि सच कह रहा। अब देव तो चला गया, क्योंकि वो उससे ज़्यादा रुक नहीं सकता था। अब हरी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लग पड़ी जो कभी उसके साथ हुई नहीं। पहले तो वो बस आराम से अपने रूम में रहता था, अब वो खाना शुरू कर चुका था कीड़े वगैरह, जैसे मैंने कहा था। कभी वो दीवार पर उल्टा लटक जाता आंगन की, ऐसे न्यूड होके। कभी घर वालों पर हाथ उठा देता, मतलब जो कुछ वो बुरा कर सकता था कर रहा था। शुरू शुरू में सबको ये लगा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, मेडिसिन चल रही हैं अभी भी, लेकिन वो था नहीं। जो बाद में ये पता लगा वो था कि ये किसी जिन या कुछ ऐसी शय की सिद्धि कर रहा था। और जब वो देव ने उसको आवाज़ लगाई, वो अचानक से उसका ध्यान टूटा, वो सिद्धि भी टूट गई और वो उस पर उल्टी पड़ गई, जिससे वो मेंटल हो गया। अब आज भी हरी उस स्टेट में है। लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जो कोई चीज़ होती है ना, वो परमानेंट नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई इंसान, एक मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ कि कई ऐसे भी हमारे इतिहास में डाकू हो गुजरे हैं। जैसे उंगली मार का नाम सुना आपने? नहीं। बुद्ध के ज़माने के थे, गौतम बुद्धा के ज़माने में के थे। उसकी एक पहचान थी कि वो जिसको भी मारता था ना लूट के, उसकी उंगली काट लेता था और उसकी उंगली की माला मतलब बना के गले में डाल लेता था। उसके गले में उंगलियों की माला डली रहती थी। एक दिन ऐसे गौतम बुद्ध गुजर रहे थे, तो वो उनको भी मारने के लिए दौड़ा, लेकिन जब उसने उनका स्वरूप देखा तो देखते ही रह गया। फिर वो भी एक मोंक बन गया। अब ऐसे ही इन जैसे लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि, या उनके पेरेंट्स या उनके कुछ सोच रहे हैं कोई रास्ता नहीं है, मैं ये सोचता हूँ कि किताबें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रास्ता बन सकती है। अभी रिसेंटली मैंने आपकी किताब पढ़ी। अच्छा। मुझे लगा कि शायद इस चीज़ में उस पर्सन की हेल्प हो पाए, क्योंकि जो आपकी किताब है ये बात करती है साइकोलॉजी की। इंसान की साइकोलॉजी किन छोटी छोटी घटनाओं से कम हो, मतलब बढ़ती घटती चेंज होती रहती है, और किस सिचुएशन में किस तरीके से वो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। हालांकि इस चीज़ को एक डॉक्टर ही सबसे बढ़िया समझ पाता है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर डॉक्टर और पेशेंट दोनों आपस में विचार विमर्श कर रहे हों और हम उस चीज़ को पढ़ रहे हों, तो वो ज़्यादा बेहतर हेल्प कर पाएगी, क्योंकि उसमें डॉक्टर का पर्सपेक्टिव भी नज़र आएगा और पेशेंट का भी आएगा। तो आपकी किताब मुझे पढ़ने में काफ़ी अच्छी लगी। थैंक यू सो तो मैं मच। एंडोर्स करूँगा कि जो आपकी बुक है ऑल दैट कुड नॉट बी, तो वो पढ़नी चाहिए हमारे व्यूअर्स को भाई, जो किताबों के शौकीन हैं।
और मुझे पता है कि आप में से बहुत किताबों के शौकीन हैं, और मुस्कान को बधाई भी बनती है कि नाउ शी इज़ ऑथर। थैंक यू अरे सो भाई, मैं मच। जिसके भी पॉडकास्ट पे जाता हूँ ऑथर बन जाता है। अभी अरे मानस नया नया बना, अभी बन गई अरे थैंक यू सो मच। है ना? ये तो तो मतलब बस लकीली आप आए शायद इसलिए बन गए। थैंक्स आने के लिए भी। तो आई रिकमेंड दैट बुक। भाई मैं हम्म। वैसे कोई नहीं होता रिकमेंड करने वाला, लेकिन फिर भी एक स्मॉल पोर्शन है जो मुझे सुनता है, तो अगर वो किताबों को पढ़ता है तो ये किताब एक काफ़ी सॉलिड माइलस्टोन है साइकोलॉजी के फील्ड में। मतलब कोई ऐसी टिपिकल नहीं है कि जहाँ पर कुछ टेक्निकल थिंग्स होंगी। काफ़ी अच्छा वर्णन किया हो गया है केसेस को, बड़े अच्छे तरीके से स्टोरी के रूप में उसको सस्पेंस रख के, थ्रिलर रख के करने में। तो आप, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आई थिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसका बाय का। हाँ, अब डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और वैसे भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ऑल दैट कुडंट बी नाम से। हाँ, तो प्लीज़ मैं एक बार इसको डिस्प्ले भी कर सकता हूँ, तो मेरी रिकमेंडेशन है, प्लीज़ आप बाय कीजिए। थैंक यू है सो ना? मच, ओके। मीन्स अ लॉट। वैसे अभी जैसे हम बात कर ही रहे थे ऑफ कैमरा भी, मैंने आपकी जितनी भी वीडियोस देखे हैं, पॉडकास्ट देखे हैं, आई ट्रूली लव देम। काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हो आप, काफ़ी सही बात करते हो, आपकी स्टोरीज भी बहुत अमेजिंग रहती है। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप काफ़ी स्टोरीज और पॉडकास्ट में ये बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो कि अगर आप कोई भी घर खरीद रहे हो, या मतलब कोई भी इंसान कोई भी घर खरीद रहा है, तो उसको पहले चेक करवा के खरीदना चाहिए। तो इसके पीछे की क्या ऐसी स्टोरी है या कैसा किस्सा है जिसकी वजह से आप इस चीज़ पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हो? वो वास्तुशास्त्र की वजह से। अच्छा, ओके। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेरी एक टकराव रहता है वास्तुशास्त्र के लोगों से। ऐसा नहीं है कि ये एक साइंस गलत है, काफ़ी अच्छी विद्या है, लेकिन अगर कुछ घर में ही खराबी होगी, आप जितनी मर्जी अच्छी डायरेक्शन में कोई चीज़ बना लोगे, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? आपने एग्जाम्पल के तौर पे घर ऐसा बनाया है जो एज़ पर बिल्कुल वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक है, लेकिन वहाँ पर काम ही गलत होते होंगे, तो फिर आप क्या कर लोगे? तो हर एक चीज़ बरोबर चलती है, आप किसी चीज़ को पीछे नहीं करके चल सकते। अगेन फाइन एग्जांपल वो भूल भुलैया वाली, कि साइंस और पैरानॉर्मल का जो उन्होंने किया मिश्रण, ठीक है ना, वो बिल्कुल ठीक किया। तो जो प्रॉपर्टीज़ की मैं इसलिए बात करता हूँ, आमतौर पे क्या होता है कि कम महंगी सस्ती ये बात की बात होती है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी आंख को काफ़ी अच्छी लगती है, देखते हमें पसंद आती है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो अच्छी तो होती हैं, लेकिन ना हमें अजीब सी तरीके की मनहूसियत महसूस होती है। आप कभी किसी से ऐसी प्लेस पर गई होंगी जहाँ पर आप ना काफ़ी अनकंफर्टेबल होती हैं। तो मेरे पास काफ़ी ऐसे किस्से आते हैं जहाँ पर मतलब ये होता है कि भाई हमने लिया तो ये निकला, यहाँ पर किसी ने फांसी लगाई थी, ऐसा हुआ, समथिंग एल्स कुछ ऐसा हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप एक महंगी चीज़ ले रहे हो, है ना? तो उसको आप अच्छी तरीके से जांचो, परखो, फिर उसके बाद आप उसको लो। ये आप बाद में सोचो, दिमाग में बात रखो कि जब हम उस चीज़ को देखते हैं ना, तो हमारे ना इंडियंस में खास करके एक एक ना चीज़ है फोमो। फोमो पता है आपको क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। बस ये होता है, भाई छूट ना जाए। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे होता है ना, एक शेयर बढ़ रहा, ले लो भाई, कहीं गाड़ी निकल ना जाए, फिर जब गिरता है पछताते हैं। ऐसे ही कोई भी चीज़ आती है, मतलब एग्जाम्पल महाकुंभ है, वो मोनालिसा गर्ल है, एक बार बेचारी वो वीडियो में आ गई, सारे यूट्यूबर पीछे लग गए, व्यूज़ ले लें, बस व्यूज़ ले लें। या वो आई टीम में बाबा, ठीक है ना? तो भेड़ चाल होती है, ऐसी कोई चीज़ प्रॉपर्टी कोई सोसाइटी होती है, हम ये नहीं देखते कि उसके उसकी उसकी जो प्रॉपर उसमें कुछ ऐसी चीज़ हुई है या नहीं नहीं हुई, ये बात की बात है, बस हम खरीदने की करते हैं। हार्ड अर्न मनी जो है उसको वैसे ही वेस्ट कर देते हैं, फिर कई बार औने पौने दामों में बेचते हैं। अब बात चली है इस चीज़ की कि हाँ ठीक है, मैं तकरीबन सब में ये कहता हूँ कि आपको सोच समझ के प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, सब ठीक करना चाहिए, लेकिन एक किस्सा मेरे पास ऐसा है जिसमें प्रॉपर्टी का कोई कसूर था ही नहीं। अच्छा। प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक, लेकिन अमित को फिर घर छोड़ना पड़ा। क्यों? अब अमित जो है वो आज अपना घर छोड़ रहा है, जो पुश्तैनी घर, मतलब दादा भी रहे हैं, परदादा भी रहे होंगे, इतने देर से लोग रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पे ना ये भी चीज़ होती है कि कई बार घर में ना कुछ ऐसी एंटिटीज़ आ जाती हैं
घर भी बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन ना जब उनको माहौल नहीं ना मिलता तो फिर वो भाग जाती हैं खुद ब खुद ही। अगर घर में पूजा पाठ हो रहा है सुबह शाम तो फिर वो ऐसी चीज़ें टिकती नहीं है। लेकिन अगर घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई एक दूसरे की परवाह नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें पनपती हैं फिर और बढ़ती हैं। ऐसा अमित के घर में कुछ था नहीं। अमित है, उसके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूजा पाठ भी सब कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको घर छोड़ना पड़ा। क्यों? अब बात ऐसी है कि फिर कह रहा हूँ कि भाई पुश्तैनी घर है तो प्रॉपर्टी वाला कुछ सीन है ही नहीं, हम्म। और ना ही कुछ ऐसी चीज़ आई है जिससे इनको कोई इफेक्ट होता कि एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इसको हम कहते हैं ऊपरी हवा कोई आ गई और घर में बसेरा कर लिया। हम्म। लेकिन कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जिनको अपनी मुक्ति के लिए उस चीज़ की तलाश होती है जिसकी 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 वो चाहत में है। जब तक वो नहीं होंगी तो फिर वो नहीं छोड़ेंगी पीछा। अमित के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अब जो अमित है ना, उसके 2-3 घर छोड़ के एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, बुजुर्ग थे। उसके उनके बच्चे जो थे वो फॉरेन सेटल हो चुके थे। तो अमित उनको दादा दादी ही कहता था, और दादा दादी थे भी उनके, मतलब जब से अमित पैदा हुआ तो उनकी गोद में ही पला बड़ा है साथ में। जैसे अपने घर वालों ने तो प्यार दिया ही दिया, वो भी उतना ही प्यार करते थे। तो वो भी एक तरह का उनका पोता ही था। बड़ा प्रेम सलूक था, एक तरह का पारिवारिक संबंध कह सकते हो। अब उनके बच्चे भी वहाँ पे नहीं थे तो उसकी वजह से कुछ सामान वगैरह भी लेके आना हो ज़रूरत का तो अमित ले देता था। वो टीनेज में था, कॉलेज पढ़ता था। एक दिन की बात है कि अमित घर वापस आ रहा होता है और उस घर के बाहर काफ़ी भीड़ होती है। अब वो देखते हैं कि उनकी माँ दादी रो रही होती है। अमित समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या गया। कुछ समय बाद 2 लाशों को बाहर निकाला जाता है। उस पर कपड़ा ढका हुआ था तो वो सफ़ेद कपड़ा, लेकिन वो उनके खून से तरबतर हुआ था। पता लगता है कि दिन के समय में ही इनके घर में कोई लूटपाट हुई, लुटेरे आए, उन्होंने दोनों को मारा और निकल गए। दादा दादी को? हाँ, जो मतलब कपल उनके थे? सगे नहीं थे, मतलब हाँ गली में हाँ। थे, है ना, पड़ोसी थे। गले वगैरह उनके काट गया। उसकी वजह से भाई मोहल्ले का माहौल भी थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया ख़राब। अब अमित भी रोए जा रहा है क्योंकि उसके तो दादा ही थे। हम्म। सबका बुरा हाल, मोहल्ला सारा का सारा सन्नाटा, सदमे में सारा मोहल्ला। अब कह सकते हैं कुछ घंटे पहले जो घर में चहल पहल थी बुजुर्गों की, अब वो बिल्कुल शांत। खैर अब उनका पोस्टमार्टम के बाद संस्कार वगैरह किया गया। लेकिन वो जो चोर लुटेरे थे वो कहाँ पकड़े गए, वो नहीं पकड़े गए। कुछ दिन तो ठीक रहा। अब एक दोपहर अमित अपने कॉलेज से वापस आ रहा होता है। वो जो घर था वो उस पर तो ताला वगैरह लग चुका था। हम्म। उस घर से आवाज़ आती है, पुत्र अमित। अब अमित एकदम से रुक जाता है क्योंकि वो आंटी उसको ऐसे ही बुलाते थे, पुत्र अमित। वो एकदम से रुकता है कि मतलब दादी तो रही नहीं, ये हम्म। कैसी आवाज़ है। वो बिल्कुल धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाता है और वो उस घर की बिल्कुल सामने, जो गेट के सामने खिड़की थी खुली थी, वो देखता है कि वहाँ पर वो ही दादी जी को देखता है दिन के समय में, जिनके माथे से पूरा खून बह रहा है। और हम्म। वो उसको कह रही है कि मेरी बात सुन पुत्र अमित। हम्म। अब अमित भागता है घर। घर जाके सबको बात बताता है कि मेरे साथ ये हुआ। अब उसकी बात पर कोई विश्वास कर नहीं रहा था कि भाई कुछ ही दिन अभी हादसा हुए हुए हैं, तेरा बहुत प्यार था उनके साथ, सदमा लगा होगा। हम्म। हो सकता है कि तुझे उस प्यार की वजह से नजर आए हों। बेटा ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। पंडित जी के पास लेके जाते हैं, मौली बना देंगे, नज़र उतार देंगे। कुछ समय बाद उसको गाहे बगाहे वो नज़र आने लग पड़े। अब घर वालों ने थोड़ा बहुत सीरियस लेना शुरू कर दिया, उपाय करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क पड़ा नहीं। हम्म। लेकिन अब हुआ ऐसा कि उसके बाद फिर इनको घर छोड़ना पड़ा। एक दिन अमित अपने कमरे में सो रहा था। हम्म। उसको लगता है कि जो खिड़की है ना वो खुली हुई है, मैं उसको बंद करूँ, उसकी हवा जो आ रही है, हालांकि गर्मियों के दिन थे लेकिन उसको ठंड लग रही थी। अब जैसे ही वो बढ़ता है ना, अचानक से उसको दादी जी नजर आते हैं। फिर अब
उनके जो माथे से खून निकला था वहाँ से कीड़े बाहर निकल रहे थे, छोटे छोटे कीड़े। अरे वो कह रहे थे, पुत्र अमित मुझे इंसाफ चाहिए, जो जिन्होंने मुझे मारा ना उनको उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उसका हाथ ऐसे पकड़ लेती है, अभी हाथ छुड़ा के भागता है। उसके बाद फिर बताता है जब कमरे में आते हैं, कमरे में कोई होता नहीं है। और अब अमित इतना डर चुका था, बीमार हो चुका था, बुखार हो चुका था, तप रहा था वो ज्वर से। अब घर वाले तो बिल्कुल सीरियस थे कि भाई नहीं, कुछ तो बात है। अब बात जो है हद से ज़्यादा गुजर चुकी है। फिर पता कराया गया तो ये पता लगा कि भाई उनकी आत्माएं भटक रही हैं, खास तौर पे दादी जी की, क्योंकि दादाजी तो कभी नज़र नहीं आए और इसके साथ बहुत प्रेम था। अब वो चाहती हैं कि इसके थ्रू जो लुटेरे हैं वो पकड़े जाएं, उनको सज़ा मिले। तो भाई अमित तो लुटेरे पकड़ नहीं सकता, काम तो पुलिस वालों का है, और वो पकड़े भी जाएंगे, कब पकड़े जाएंगे तब तक अमित खुद ही ना उनको ज्वाइन कर ले, कि इतना डर से इतना उसका बुरा हाल हो जाए। तो फिर यही सलाह देगी कि भाई घर छोड़ो, घर को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये घर में रहता है तो फिर वो नहीं पीछा छोड़ेंगी। फाइनली घर चेंज करते हैं, अब बिल्कुल ठीक है। सपने में कभी कभी वो आती हैं लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर नज़र नहीं आती। पर ये जो स्पिरिट थी, ऑल्दो अमित के साथ कुछ वो उसकी तबीयत तो खराब हो ही रही थी, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो स्पिरिट अमित का कुछ बुरा चाहती थी। नहीं, ये बात नहीं होती। बात क्या होती है कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कोई हॉरर मूवी चल रही होगी, कई उसको देख के बहुत डर रहे होते हैं, कई उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, कई हाफ में छोड़कर भाग भी जाते हैं, कईयों को हार्ट अटैक भी आ जाता है। मूवी तो एक ही तरह की है ना, लेकिन उसका रिएक्शन अलग अलग है। ये तो है। तो जो अमित पर उसका रिएक्शन हो रहा है वो तो डिपेंड करता है गलत उसकी खुद की पर्सनैलिटी पे। ये है। पर जो आप कह रहे हो ना हॉरर मूवीज के साथ, ये मैंने बहुत लोगों के साथ नोटिस करा है। इनफैक्ट मैंने ऐसी मूवीज के बारे में भी पढ़ा है या रिसर्च करा है अपने उसमें, कि ऐसी भी काफ़ी मूवीज बनी है जो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, इतनी ज़्यादा हॉरिबल, हॉरर कुछ भी मान लो, कि वो ज़रूरी नहीं कि वो भूत प्रेत से रिलेटेड हो, पर उसके अंदर कुछ विजुअल्स ऐसे हैं, कुछ आवाज़ें ऐसी हैं कि जितने भी लोगों ने उन मूवीज़ को देखा है उन सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ है, पर बहुत ही बुरा बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, और इस चक्कर में वो मूवीज़ बैन भी हो गई हैं। नहीं, वो क्या होता है कि जैसे मैंने कहा ना कि हर एक के इंडिविजुअल। अब एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी बात लेता हूँ, मैं हॉरर मूवी नहीं देख सकता, लेकिन अब जैसे मैंने कहीं जाना होता है तो मेरी जो गाड़ी गैरेज में लगी है वो बिल्कुल सुनसान जगह है। उसके पास एक शमशान है, बड़ा सा बरगद का पेड़ है, और रात को मैं 2 बजे वहाँ पर गाड़ी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि रात का सफ़र किया जाए जितनी जल्दी हो सके। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहीं पॉडकास्ट पे जाना है जो घर से 500 किलोमीटर दूर है, 8 से 10 घंटे का रास्ता होगा, तो मैं रात को 2 बजे ड्राइव करना शुरू करता हूँ। अब मैं हॉरर मूवी देख नहीं सकता, लेकिन मैं उस सुनसान रास्ते पर जाता हूँ, गाड़ी निकालता हूँ, और 4-5 घंटे तो सुनसान गाड़ी चलती रहती है रास्ते पर। अब हॉरर मूवी ना देखने का कारण है कि मैं किसी का ग्रीफ नहीं देख सकता, अच्छा। है ना। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे किसी को ऐसा नहीं है, ब्रूटली एक्शन मूवीज भी मुझे बड़ी पसंद है, ये प्रॉपर जिसे कहते हैं लाइक जॉन विक टाइप, जिसमें बिल्कुल ब्लड गोर होता है, लेकिन जहाँ पर मानो किसी के साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, जो स्पिरिट है उसके साथ कुछ हो रहा है, फिर उसको वो सबके साथ कर रही है, ऐसे मैं मूवीज़ देख नहीं सकता। तो हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है ना। तो मैंने बहुत रेयर है, कुछ इक्का दुक्का हॉरर मूवीज़ ही देखी होंगी। तो हो सकता है कि मैं देखूं तो मेरा देखने का मतलब देखने के बाद मेरी जो मेंटालिटी है वो कुछ अलग हो जाए। ऐसे ही अमित, जैसे आप कह रहे हैं ना कि बहुत बैन होगी मूवीज़, ये होगी, ये सब मार्केटिंग स्टंट होता है, क्योंकि जिसको हम बैन करेंगे लोग उसको ज़्यादा देखेंगे। अच्छा। अब एग्जाम्पल के तौर पे कि एक मूवी थी, मेरे दिमाग से निकल रहा है उसका नाम, कोई फॉरेन हॉलीवुड की थी। तो कहा जाता है कि भाई वहाँ पर जब पहले मूवी चली नहीं, फिर आया जी जो मूवी देखता है वो तो बेहोश हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। उसके बाद जी लाइन लग गई, फिर उसके बाद जी क्या नाम है उसका, बाहर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, है ना, कि भाई 4-5 तो आएंगे आउट होके। अच्छा। सीधी सी बात है ना। तो ये क्या होता है, मेरे हिसाब से तो सारा मार्केटिंग स्टंट होता है।
हॉरर मूवी हाँ अकेला देख के कोई डर जाए ये समझ आ सकती है, 200-300 लोगों की भीड़ में कोई इतना भी नहीं होगा कि वो डर जाएगा लेकिन इतना फेंट हो जाएगा, ये मैं कुछ हो सकता है कोई केसेस हों। अब एग्जांपल के तौर पे कि अगर हमें पता लगे, मतलब हमारी अब तो एज, मतलब उस एज में नहीं रहे, मतलब 30+ हो चुके हैं, लेकिन अगर 18 से लेकर या 16 से लेकर 24-25 तक की एज होती है जहाँ पर हम एडवेंचर करते हैं, कि जो ना करने को कहा जाए वो करते हैं। तो अगर उस एज में पता लगे कि एक ऐसी मूवी आई है, फिर हम सब सलाह बनाएंगे, चलें चलें हम भी देखते हैं क्या चीज़ है। दिस इज़ जस्ट अ मार्केटिंग स्टंट। ये तो है, बट फिर भी आई फील लाइक चाहे मार्केटिंग स्टंट ही हो, बट लोगों को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जो उनको एडवाइस किया जाता है कि मत करना। क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे केसेस भी पढ़े हैं जहाँ पे ना, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं कि हाँ हमें तो कोई डर नहीं लगता, कुछ नहीं होता, भूत प्रेत ये सब सुपरस्टिशंस है, नहीं मानना चाहिए ये वो। और फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो लोग नहीं कहते, जैसे कि ऐसे किसी हॉन्टेड जगह पे चले जाएंगे, या अगर कुछ कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को नहीं टापना चाहिए चौराहे पे, वो कर लेंगे कि अरे हमें कुछ नहीं होता, और फिर उनके साथ वो उल्टा पड़ जाता है। वो तो पड़ता ही है, नेचुरली बात है। देखो बात ऐसी है ना कि कुछ भी कोई चीज़ है, अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, उड़ाते रहने तो फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आज के ज़माने में किस कामों में पड़े हो जी, कोई मंत्र पड़ा तो ऐसे हो गया, ये हांडी हुंडी वाला सिस्टम ऐसे हो गया। तो जो ये मोबाइल वगैरह हैं जिसकी एनर्जी हमें नज़र नहीं आती, हम कोई अपने मोबाइल पर कोई चीज़ ओपन करते हैं इंटरनेट के थ्रू, हमें वो ऑन दी स्पॉट डाउनलोड हो जाती है, अपलोड हो जाती है। तो ये सब कुछ एक एनर्जी से हो रहा है जो इनविजिबल है, इनविजिबल एनर्जी है ना। इंटरनेट में अगर लेट्स से यहाँ पर आप पर कोई चीज़, एग्जांपल के तौर पर कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, तो आपको यहाँ से डाउनलोड होती नज़र आ रही है कि वो फिल्म एक रील बनकर आपके मोबाइल में अंदर हो रही है, नहीं आ रही ना। दैट्स जस्ट एनर्जी, इनविजिबल एनर्जी। तो ये चीज़ें भी एनर्जी होती हैं, एनर्जी के फॉर्म में जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मंत्र की बात है, कोई कहता है कि मंत्रों से कैसे होता है। मैं भी आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आप आराम से सुन रही हो, मैं अचानक से तेज़ से चिल्ला उठूंगा, आपके गूज़बम्प्स हो जाएंगे एकदम खड़े, आप डर जाओगी। फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क पड़ा कि मैंने अपनी टोन चेंज की, फ्रिक्वेंसी चेंज की। उस फ्रिक्वेंसी से सारे रूम का जो सिस्टम है गड़बड़ा जाएगा, फिर से मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, फिर सब कुछ हो जाएगा। ये तो मेरे को भी लगता है कि फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, ये सब चीज़ें होती है, बिकॉज फिर अगर नहीं होती तो फिर आप ये सब बाकी चीज़ें कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत चीज़ें होती है जो अभी आई थिंक ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग से बहुत परे है, बट आई बिलीव कि थोड़े टाइम में वो भी चीज़ें निकलेंगी, सब लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और अगर कोई नहीं भी करता तो फिर भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दरअसल बात ऐसी है कि हमारी जो एज है ना वो बड़ी छोटी है। जो ये यूनिवर्स है इसकी बातों को समझने के लिए हमारी एज बड़ी छोटी है। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, 110 साल, बहुत ज़्यादा हो गया 120 साल जीता है। उसमें से भी 10 से पहले 12 साल उसको, जैसे कहते हैं, शुद्ध आती है, समझने में लगते हैं, कॉन्शियस होने में लगते हैं, और आखिरी के साल वो फिर अनकॉन्शियस हो जाता है लगभग। अच्छा, है ना? हाँ, ये ठीक है ना। तो रह दे के कुछ बीच के साल होते हैं जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। अब यूनिवर्स आपको पता ही है कि इतना बड़ा है कि यहाँ पर जो एग्जांपल के तौर पे कि अगर हम बात करते हैं, जो ये पैरानॉर्मल थिंग्स है ना, हम इसको स्पेस के साथ भी ऐड कर सकते हैं। मतलब पैरानॉर्मल नोट भूतिया, ये वो पैरानॉर्मल किसे कहते हैं जो नॉर्मल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे कि हम सोचते हैं कि भाई वो भूत है, वो प्रेत है। मुझे अक्षय भाई ने पूछा था पॉडकास्ट पे कि भाई वो जो एक भूत प्रेत है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने एक बंदी का कोई मर्डर कर दिया, तो वो अपना बदला खुद क्यों नहीं ले रहा आत्मा बन के, है ना। तो मैंने कहा था कि अगर ऐसा हो तो लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए। वहीं रही दूसरी बात कि हमारा जो समय है ना वो बड़ा छोटा समय है। जैसे मैंने भी कहा, जो ये एंटिटीज ही है ना, ये पता नहीं कितने समय से हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई एक एंटिटी है, उसको किसी ने मारा, तो उसका जो खूनी है वो लेट्स से 50 साल बाद मर गया, 60 साल बाद मर गया, तब तक वो उसका कुछ नहीं कर सकी या कर सका किसी कारण के वजह से। अब वो आत्मा 200 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है। अब उसने इतना बड़ा समय देख लिया, और जितना समय ज़्यादा होता जाएगा वो बुरी चीज़ों के बीच में आती जाएगी, है ना। तो जो हमारी एज किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए बड़ी छोटी है। एग्जाम्पल जैसे मैंने स्पेस की बात की कि जो हमारे बिल्कुल पास का तारा है वो तो सन है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे पास का तारा है वो प्रोक्सिमा सेंटूरी है। आमतौर पर लोग उसको अल्फ़ा सेंटूरी भी कहेंगे, लेकिन प्रोक्सिमा सेंटूरी, अल्फ़ा सेंटूरी एक
एक सर्कल है जिसमें 2 तारे हैं, अल्फा सेंटोरी 1, 2 और प्रोक्सिमा सेंटोरी सबसे छोटा है जो सबसे पास है। वो 4.2 लाइट ईयर दूर है हमसे, है ना? तो 1 लाइट ईयर में 94 अरब साल से ज़्यादा होते हैं। तो मतलब मानो कि अगर कोई यहाँ से आज की जो सबसे स्पीड की जो सबसे तेज़ चल सकती है ना चीज़, वो है वोएजर 1 जो 17 मील पर सेकंड की स्पीड से चलता है। अगर वो स्पीड से भी जाए तो उसको तकरीबन 27,000 साल लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, सबसे पास वाले तारे में। ये औकात है हमारी कि हम 70, 80, 100 या 110, 120 साल से ज़्यादा जी नहीं पाएंगे। और ये स्पेस इतना बड़ा, और मैं स्पेस की बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जो एंटिटीज़ हैं वो सिर्फ हमारी पृथ्वी तक लिमिटेड नहीं है। वो कब से हैं कब से नहीं है कुछ नहीं पता। एक ना एक्ट्रेस है, ऑल्दो वो बाहर की एक्ट्रेस है, और उन्होंने लाइफ को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा था, एंड वो मुझे लगता है वो सही है। जैसे आप कह रहे हो कि हमारी लाइफ स्पैन कुछ भी नहीं है, तो उन एक्ट्रेस ने ये बोला था कि ह्यूमंस को ना बेसिकली वो पहले एनर्जीज ही थे ह्यूमंस, और एनर्जी से बोला गया कि मान लो यूनिवर्स में इफ गॉड है तो गॉड ने एनर्जी से बोला कि क्या तुम धरती पे जाके कुछ समय के लिए दुनिया की सारी चीज को, फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करना चाहोगे? और फिर उन्हें एनर्जीज ने बोला हाँ ऑफ कोर्स। तो फिर उस, चाहे आप गॉड कह लो या यूनिवर्स कह लो, उन्होंने फिर एनर्जीज को ह्यूमंस के तौर पे भेजा सो दैट हम सब कुछ फील कर सके, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो ग्रीफ हो, कुछ भी हो, हम उसे एक्सपीरियंस कर सके एज अ ह्यूमन। क्योंकि वैसे भी हमारी लाइफ इतनी बड़ी ही नहीं है कि हम यूनिवर्स को या हर चीज़ को समझ पाए, बट हम बहुत चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि ह्यूमंस को बस एक्सपीरियंस करने के लिए भेजा गया है। देखो वो भी बात हो सकती है। अब देखो ना, आप इस चीज़ को लड़ीवार देखो। हम कहते हैं आज की जो हमारी जनरेशन है वो हम कह रहे हैं बड़ी एडवांस जनरेशन है। अब मैं देखता हूँ हमें जो जब हम जी रहे होते हैं ना, तो तब हमें जो चेंज है ना वो तो ठीक ठाक लगता है कि अब आप खुद सोचो 10 साल पहले क्या था, कुछ नहीं था। स्मार्टफोन नाम की कोई बहुत बड़ी शय नहीं थी, 12 साल लगा लो। एंड्रॉयड 2008 के आसपास आया, है ना? चलो तब उसका इतना इवोल्व हुआ नहीं था। 2010 के आसपास लगा लो, यानी कि 15 साल के अंदर अंदर दुनिया ही बदल गई है ना? अब जो इंसान 1950-60 के आसपास 15-20 साल का होगा, उसकी एवोल्यूशन देखो कि उसने क्या क्या देखा है। अब हम इसको पीछे कर लेते हैं कि 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले जो ये फॉरेनर हैं, जो ये गोरे हैं, ये कहते हैं जी 10,000 साल पहले मानव सभ्यता शुरू हुई। हम तो चलो नहीं मानते। दूसरी बात ये मानी जाती है कि जितना इतिहास, जितना इंसान का जीवन है, उसका 97% जो हिस्ट्री है वो गायब है। मतलब सिर्फ हम इंसान की 3% हिस्ट्री को जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एडवांसमेंट की, लेकिन आप सोचो कि 1000 साल बाद दुनिया कैसी होगी, 2000 साल बाद, 3000 साल बाद, 5000 साल बाद। आई एम नॉट श्योर कि होगी। नॉट श्योर ना। तो इंसान, बस मैं वही कह रहा हूँ, हम सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंत की तरफ भी हो सकता है बढ़ रहे हैं। अभी ऐसे बहुत सारी रील्स फेमस वायरल हो रही हैं जहाँ पे जो डीप सी क्रीचर्स हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं पानी में से, तो लोग कह रहे हैं कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए डीप सी क्रीचर्स निकल रहे हैं। और एक क्रीचर है लेवाइथन, काफ़ी माइथोलॉजीज में लिखा है कि अगर लेवाइथन एक बार बाहर आ गया ना तो फिर वो दुनिया का अंत है। और सब लोग इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं कि अब जो डीप सी क्रीचर बाहर आ रहे हैं, मतलब अब लेवाइथन के जगने का वक्त आ रहा है और अब दुनिया खत्म होने वाली है। तो आपको लगता है ऐसा है? वो तो 2012 में भी हो रही थी। हाँ ये बात भी है, पर पता है एक मुझे कल ही 2-4 रील्स इस बारे में दिखी कि कुछ लोग, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो होते हैं, उन लोगों का मानना है कि 2012 में दुनिया खत्म हो गई थी। और 2012 में जब दुनिया खत्म हुई, उसके बाद जितने भी ह्यूमंस थे, जितने भी लिविंग बींग्स थे, वो सब एक पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल देती हूँ उन रील्स के अकॉर्डिंग, कि अगर जो अमिताभ बच्चन का सबसे फेमस डायलॉग है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, है ना, सबको यही याद है। इनफैक्ट अगर अमिताभ बच्चन जी से भी पूछा जाए कि आपका ये डायलॉग कैसा था, तो उन्होंने भी उसको ऐसे ही रिपीट करा है। पर अगर आप मूवी में जाके देखोगे तो वो डायलॉग कुछ और है। तो लोग इसको ये भी कहते हैं कि मंडेला इफेक्ट है, लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमने पैरेलल यूनिवर्स में आ चुके हैं और अब लोगों की कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें चेंज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चों का बहुत ही फेमस कार्टून था
पोकेमॉन, तो वहां पे अगर आप किसी से जाके पूछोगे कैरेक्टर था पिकाचू, तो अगर आप कुछ से पूछोगे पिकाचू का जो कैरेक्टर का लुक था कैसा था, तो वो दूसरे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि उसकी पूंछ का रंग तो अलग था, और कुछ लोग दूसरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। पर ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस कैसे बन पा रहे हैं? तो लोगों का कहना है कि वो तो दुनिया खत्म हो गई है, और अब हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारा कुछ भी स्पिरिट मान लो या जो भी है, वो अब शिफ्ट होकर रियलिटी एक दूसरे वर्ल्ड में आ चुकी है। हम बेसिकली सनातन को फॉलो करते हैं, सभी धर्मों को भी करना चाहिए। अब कुछ समय बाद एक नया धर्म बनेगा, रियल धर्म, ठीक है, अच्छा, सो कि आपका हम मानना है उसकी कि ये बातों नहीं का है? देखो, उसका रीज़न क्या है कि हर एक चीज़ का ना एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ, चलो इन चीज़ों का कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं होता, लेकिन थ्योरी होती है। सनातन में ये कहा गया, सनातन ही नहीं सभी धर्मों में अलग अलग तरीके से कहा गया कि मैं फिर सनातन को प्रमोट नहीं कर रहा, वो खुद ही ऐसी चीज़ है कि जिसको प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक धर्म खुद ब खुद में एक शय होती है कि सनातन में 4 युग बनाए गए, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अभी आपको पता है कलयुग कितने साल का हो चुका है? कुछ हजारों साल का, 2-4 हजार 5154 साल। कलयुग की उम्र पता है कितनी है? अभी कई लोग कहते हैं कि कल की अवतार आ जाएंगे जी, बस आए खड़े कल की अवतार। कल की अवतार कलयुग के अंत में आ रहे हैं, है ना। कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। 4,32,000 साल कलयुग की उम्र है। द्वापर युग की उम्र है 8,64,000 साल। जो त्रेता युग है उसकी उम्र है 12,96,000 साल। और सतयुग की उम्र है 17,28,000 साल। इन चारों युगों को मिला के 46 या 43 लाख समथिंग बनते हैं। इनका बनता एक कल्प। 12 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अच्छा, अभी 7 कल्प हुए हैं, यानी कि ब्रह्मा जी का भी आधा दिन भी हुआ, लगभग आधा दिन हुआ। ब्रह्मा जी की उम्र है 100 वर्ष। 100 वर्ष खत्म होने के बाद ये ब्रह्मांड खत्म होगा और विष्णु जी का एक दिन होगा। अच्छा, जब विष्णु जी 100 दिन के हो जाएंगे तो शिव जी की उम्र ही नहीं है, फिर से सब कुछ जागृत होगा, ठीक है। अब जो ये बात कर रहे हैं कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएंगी, ये उतने ही दिमाग से बात कर रहे हैं जितना उनका दिमाग सोच सकता है। अगर हम सनातन की बात करें तो मैंने आपको कितना विस्तार दे दिया कि कितने कल्प। अभी हम महाकुंभ की बात कर रहे थे, महाकुंभ 144 साल बाद आया। क्यों 144 साल बाद क्यों आया? सिंपल वर्जन है, कितने साल बाद कुंभ आता है? 12 साल बाद। इसको क्यों महाकुंभ बोल रहे हैं? क्योंकि ये 144 साल बाद आया। 12 से 12 को गुना करो, कितना हो गया? यानी हमारे सनातन में भी या हर जगह पे 12 चीज़ों को करने के बाद दर्जन जिसे कहते हैं एक चीज़ पूरी होती है। जैसे 12 कल्पों का एक महाकल्प हो गया, 12 युगों का यानी 12 एक कल्प हो गया, 12 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक दिन या महाकल्प। ऐसे ही 12 वो हुए, अपना महाकुंभ हुए तो एक महाकुंभ बन गया। इसलिए ये 144 साल बाद आएगा, क्योंकि अब फिर से 12 साल के बाद एक कुंभ आएगा। जब 144 वर्ष आएंगे तो महाकुंभ बन जाएगा। तो जैसे अब आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो कि जब इतने साल होते हैं तब फिर एक दिन उनका पूरा होता है, या जब इतने मतलब उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाना आसान, तो बट फिर इन सारी थ्योरीज में ये सब पे भी फिर आप यकीन करते हो कि पैरेलल यूनिवर्स भी कुछ होता है? कि क्या इनके बारे में भी कुछ ऐसा लिखा है कि पैरेलल यूनिवर्स भी होता है, कि मे बी ऐसे भी प्लैनेट्स है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? वो तो देखो ना, ये ना होता है कि हम कितना अपने आप को ना, अपने दिमाग को कितना भगा सकते हैं, कितना उसको निचोड़ सकते हैं। अब मैं ग्रंथों में पढ़ता रहता हूँ कि फलां महर्षि थे, उन्होंने इतने हजार वर्ष तपस्या की, है ना, फलां राजा ने इतने देर राज किया। तो जैसा कि टाइम डिल्यूजन का आपको पता ही होगा, है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन का फॉर्मूला E=mc²। इंटरस्टेलर आपने मूवी देखी है? जी जी। उसमें जो मिलर्स प्लेनेट था जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम जाते हैं, वहाँ का 1.25 सेकंड धरती के एक दिन के बराबर था, और वो कुछ घंटे रह कर आते हैं और धरती पर 22 साल बीत जाते हैं। इसकी मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, लोग आराम से रिलेट कर पाएंगे कि जो मास होता है ना, जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा, यानी कि सीधे शब्दों में वेट ज़्यादा होगा ना, वहाँ पर टाइम स्लो हो जाएगा और हमें लगेगा कि चीज़ें स्लो चल रही हैं। हो सकता है कि वो ऋषि किसी और ग्रह में तपस्या कर रहे हो,
वहाँ के 10 हाँ। मिनट यहाँ के 1000 साल है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे किसी राजा का ना उन राजा का नाम याद नहीं है, अगर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिखवा दूंगा। उनका मन हुआ कि मैं स्वर्गलोक में जाऊं, वैसे सशरीर मिलने जाऊं इंद्र को। अब वो स्वर्गलोक में जाते हैं, 1-2 दिन वहाँ पे ठहरते हैं, और जब धरती पे आते हैं तो हजारों साल बीत चुके होते हैं। ओ। ठीक है, अब हम बात पे आते हैं उसके इंटरस्टेलर की। मैं क्या बात कर रहा था कि 1.25 सेकंड या करके इतने इतने दिन इतने बन गए, मास की बात कर रहा था। अब आप ये अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। कैसे? स्कूटी चलाती हैं आप? नहीं, कभी नहीं चलाई? आती ही नहीं। आती ही नहीं है? नहीं, लानत। ऑनेस्ट पॉडकास्ट है यहाँ पे, सच सच बताना पड़ता है। नहीं नहीं आती। सही, चलो साइकिल चलाया कभी? वो भी नहीं आता होगा, नहीं आती है। है ना? चलो भाई मैं आपसे पूछ लेता हूँ, है ना, अभी आप कैमरे में नहीं है, आप थोड़ा सा कर पाएंगे, आप में से किसी ने स्कूटर या स्कूटरी या मोटरसाइकिल या गाड़ी दोनों चलाए हो? आप में चलाए हैं? आप 60 की स्पीड पर स्कूटी चलाएंगे, आपको अपने आसपास का वातावरण कितनी तेज जाता नजर आएगा। वहीं आप गाड़ी चलाएंगे 60 पर, आपको लगेगा बड़े आराम से चला रहे हैं। द डिफरेंस इज मास। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट में अगर हम घुसे तो ये पॉडकास्ट तो फिर 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे। नहीं होगा हॉरर, क्योंकि लोगों ने हॉरर सुनना है, इस पे भी बात करेंगे। हाँ, इस बारे में भी बात बीच बीच में करेंगे, चलेगी बात, बीच बीच में बातें हाँ। करेंगे। पर नेक्स्ट हॉरर पॉडकास्ट भी करेंगे, और बीच बीच में ये भी जानेंगे कि क्या थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स, सनातन धर्म के हिसाब से कैसा होता है कि नहीं, और ऑफ कोर्स हॉरर स्टोरीज। थैंक यू सो मच सुनील यहाँ आने के लिए। आज आपने जो भी बातें बताई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड इफ़ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको सुनील के साथ पार्ट 3 चाहिए तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इनका चैनल भी ज़रूर जाके चेकआउट करना और उसे सब्सक्राइब करना। इनके चैनल का नाम है नरेट बाय सुनील, और इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।